नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस वेद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में भी हम प्रश्न जो है टेक्सटाइल के करेंगे और ये क्लास 7 के क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग के 8-9 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन, क्योंकि 7th क्लास की बुक में टेक्सटाइल में अब इतने ही प्रश्न मिल रहे थे और 8th क्लास की बुक में तो 7th क्लास से भी कम मैटर दिया हुआ है। मुझे देखकर लगा कि 8th क्लास का मैटर के मुकाबले 7th क्लास ज़्यादा अच्छा मैटर दे रहा था। तो आज टेक्सटाइल जो है ख़त्म हो जाएगा 7th और 8th का। कुछ क्वेश्चन मैंने 9th क्लास की बुक से उठाए हैं टेक्सटाइल के, क्योंकि 25 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्लास। क्वेश्चन 1 है, कढ़ाई करते समय टहनियों को बनाया जाता है। ए है स्टेम स्टिच द्वारा, बी है चेन स्टिच द्वारा, सी है केबल, बी होगा यहाँ पर, और डी है ए व बी दोनों। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। जब बात हो कढ़ाई करते समय टाँकों की, तो हम टहनियों को बनाने में स्टेम स्टिच और चेन स्टिच दोनों का प्रयोग करते हैं। मुख्य तौर पर हम जो होता है स्टेम स्टिच और चेन स्टिच द्वारा बनाते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इससे फूल और पत्ती नहीं बनते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, मुख्य रूप से। आप फूल और पत्तियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से टहनियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि स्टेम के नाम से ही पता चल रहा है कि सीधे स्टेम स्टिच है, ठीक है। चेन है तो चेन मतलब टहनियों को बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, लेकिन हम फूल पत्तियाँ भी इससे बना सकते हैं। जो स्टेम स्टिच होती है या चेन स्टिच की अगर हम बात करें, तो ये काफ़ी चेन स्टिच जो होती है काफ़ी सरल कढ़ाई मानी जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सरल कढ़ाई मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फूल और पत्ती बनाने के लिए कौन से स्टिच प्रयोग में ला सकते हैं। ए है लेजी डेजी, बी है साटन, सी है भराई के टाँकों का प्रयोग कर सकते हैं, डी है उपर्युक्त सभी। तो जब भी हम बात करेंगे किसकी, फूल और पत्ती को बनाने के लिए, फूल और पत्ती दोनों की, यहाँ पर स्टेम की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। हम दोनों मतलब इन तीनों के द्वारा क्या कर सकते हैं, फूल और पत्ती बना सकते हैं, ठीक है। फूल और पत्ती बना सकते हैं। आगे बात करें। अच्छा, हमने आपसे यहाँ पर एक चीज़ और बताई थी, क्या है, चेन स्टिच। स्टेम स्टिच बता दी थी, नहीं चेन स्टिच बता दी थी, स्टेम रह गई। तो स्टेम स्टिच जो है इससे क्या तना और डाल बनाते हैं, अभी बात हुई थी, तना मतलब स्टेम बातें की है, ओके। लेकिन इससे भी क्या होता है, फूल पत्ती के किनारे बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फूल पत्ती के किनारे किस टाँके से के प्रयोग से बनते हैं, तो स्टेम स्टिच के प्रयोग से आप फूल पत्ती के किनारे बना सकते हैं। जैसे हम किनारे पे ना दूसरे कलर से कोई फूल बना दिया रेड कलर का, अब उसे और सुंदर अट्रैक्टिव बनाने के लिए किनारे पर आउटलाइन कर रहे हैं किसी अलग कलर से, तो हम स्टेम स्टिच का प्रयोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 2 भी हमने बता दिया ना, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह स्टिच कच्चे टाँके के समान बनाई जाती है। ए है स्टेम स्टिच, बी है रनिंग स्टिच, सी है क्रॉस स्टिच, डी है इन निम्न में से कोई नहीं। तो कौन सी स्टिच ऐसी है जो कच्चे टाँके के समान बनाई जाती है, वो है रनिंग स्टिच। कच्चा टाँका आप जानते हो जो अस्थायी टाँका कहा जाता है, अस्थायी टाँका कहा जाता है। अस्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जब स्थायी सिलाई कर दी जाती है तो इस टाँके को क्या करते हैं, इसे तोड़ देते हैं, तोड़कर हटा देते हैं, निकाल देते हैं। जैसे कि साड़ी की फॉल, उदाहरण की बात करें, उदाहरण क्या दोगे आप, साड़ी की फॉल, ठीक है। फॉल में क्या होता है, हम कच्चा करते हैं, एक अस्थायी सिलाई है, कच्चा टाँका करते हैं, एक अस्थायी सिलाई है, लेकिन जब हम उसे पक्का मशीन से कर लेते हैं तब हम इस टाँके को तोड़ देते हैं। तो ये स्टिच जो है रनिंग स्टिच है और कच्चे टाँके के समान ये बनाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस कढ़ाई को काथा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, काथा के नाम से कौन सी कढ़ाई जानी जाती है। ए है रनिंग स्टिच, बी है स्टेम स्टिच, सी है क्रॉस स्टिच, या डी है उपर्युक्त सभी। तो काथा के नाम से जब भी बात हो तो जानी जाती है ए ऑप्शन रनिंग स्टिच, ठीक है। जो कच्चे टाँके के समान जो होती है बनाई जाती है, उसी कढ़ाई को हम काथा स्टिच भी कहते हैं या काथा टाँका भी कहते हैं, और ये बहुत प्रचलित है। अगर आपसे पूछा जाए रनिंग स्टिच में सबसे ज़्यादा प्रचलित कढ़ाई कौन सी है, तो रनिंग स्टिच द्वारा जो प्रचलित कढ़ाई है वो काथा
है। ठीक है, काथा एक प्रचलित कढ़ाई है, रनिंग स्टिच से ये बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे। अच्छा, क्या क्या बनता है अगर पूछा जाए, मतलब किस किस पर ये कढ़ाई की जा सकती है रनिंग स्टिच से, तो जॉर्जेट के कपड़े पे, वॉयल के कपड़े पे, सिल्क की साड़ियों पर, दुपट्टे, चादर पर और मेजपोश पर ये कढ़ाई रनिंग स्टिच से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्टिच के माध्यम से मैटी के कपड़े पर बिना नमूना छापे डिज़ाइन को देखकर व गिनकर कढ़ाई की जाती है। और ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, मतलब मैटी, पहले तो मैटी बता दूं कैसी होती है। मान लो ये चौकोर है मैटी, ठीक है, चौकोर है, तो इसमें ये इस तरीके से होती है मैटी, जालीदार होती है, आपको पता ही होगा शायद, होम साइंस में इतना तो पता ही होगा। ठीक है, जालीदार होती है ये मैटी, और इस पर क्या होता है, ये गिन गिन कर कढ़ाई, चाहे किताब वगैरह हम ले लेते हैं, उसको देख कर गिन गिन कर कढ़ाई करते हैं। और ऑप्शन आपने देख लिया, स्टेम है, रनिंग है, क्रॉस है या उपरोक्त तो सभी। तो हम यहाँ पर क्रॉस स्टिच का प्रयोग करते हैं। जब भी ये आपको से पूछा जाए क्रॉस का प्रयोग किस पर करते हैं, किस कढ़ाई में, तो हम वो मैटी में करते हैं। ठीक है, मैटी में हम क्रॉस स्टिच का प्रयोग करते हैं, गिन गिन कर नमूना बनाते हैं। मैटी के जो ये हैं, मतलब ये जो भी क्या बोलेंगे इसको, जो खाने से ये दिए हुए हैं चौकोर, तो इनको गिन गिन कर क्या करते हैं, नमूना बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, साइन याद रखिएगा, ये क्रॉस का साइन इसमें बनता है और इस तरीके से गिनते गिनते नमूना बना दिया जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, इस कढ़ाई में सीधी और उल्टी और एक जैसी कढ़ाई आती है। ए है फिश बोन स्टिच, बी है शॉर्टन स्टिच, सी है लेजी डेजी स्टिच, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, ये होता है कौन सा, शॉर्टन स्टिच। शॉर्टन स्टिच जो होता है, दोनों तरफ एक जैसी कढ़ाई दिखाई देती है। इसमें क्या होती, कैसी कढ़ाई है ये पूछी जाती है, सरल कढ़ाई है, इसे बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होती करने में, ये बहुत सरल कढ़ाई है देखने में, लेकिन ये अच्छी लगती है। ठीक है, आगे बढ़ें। सीधी और उल्टी और एक जैसी दिखाई देती है शॉर्टन कढ़ाई। इस कढ़ाई के टाँके चैन स्टिच की तरह लिए जाते हैं। ए है शॉर्टन स्टिच में, बी है फिश बोन स्टिच में, सी है लेजी डेजी कढ़ाई में, डी है निम्न में से सभी। तो चैन स्टिच की तरह किस कढ़ाई के टाँके लिए जाते हैं, मतलब चैन स्टिच की तरह कौन सी स्टिच दिखती है, तो वो आपकी हो जाएगी लेजी डेजी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा दिखता है, चैन स्टिच की तरह, जंजीरा कढ़ाई की तरह, चैन स्टिच को जंजीरा कढ़ाई भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान मानी जाती है, जल्दी करने वाली कढ़ाई है। अगर आपसे पूछा जाए जल्दी करने वाली कढ़ाई और 4 ऑप्शन दिए जाएं, पूछा जाए कौन सी है, तो वो लेजी डेजी कढ़ाई, ये बहुत जल्दी कढ़ाई होती है, लेकिन इसमें प्रत्येक टाँका बराबर बराबर दूरी पर होता है, बराबर बराबर दूरी पर प्रत्येक टाँका। टाँके में क्या ध्यान रखना है, बराबर दूरी हो। ठीक है, बराबर दूरी हो। ओके, बढ़ें आगे। क्वेश्चन 8 है, इस कढ़ाई में हल्के व महीन वस्त्रों पर जल्दी और हल्के व महीन वस्त्रों पर उल्टी और होगा, ये थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ कर दिया। इस कढ़ाई में हल्के व महीन वस्त्रों पर उल्टी ओर से कढ़ाई करने पर शैडो वर्क दिखाई देता है। देखो, एक तो चिकनकारी में भी आप शैडो वर्क करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या फिश बोन स्टिच होगा, कॉटन स्टिच होगा, कांथा कढ़ाई होगी या उल्टी बखिया। तो फिश बोन स्टिच को आप मछली टाँका भी कहते हो, पता होगा, फिश और मछली बात एक ही है। तो जो फिश बोन स्टिच होती है, इस कढ़ाई में हल्के व महीन वस्त्रों पर जब आप उल्टी ओर से कढ़ाई करते हो तो शेड उसका दिखता है, सीधी तरफ, उल्टी तरफ आपने कढ़ाई कर दी तो सीधी तरफ आपको क्या दिखेगा, उसका शेड दिखेगा। ठीक है, उसका क्या दिखेगा, शेड दिखेगा, तो उसी को आप शैडो वर्क कहोगे, है ना, उसका शेड दिखेगा। किसमें, फिश बोन स्टिच में जब हम कढ़ाई करते हैं तो हमें क्या होता है, शेड दिखता है। ओके, तो फिश बोन स्टिच क्लियर हो गई। तो यहाँ तक थे आपके। इससे क्या होता है, रुमाल के किनारे एक अलंकारिक डिज़ाइन, फूल वगैरह काढ़े जाते हैं, फूल और पत्ती काढ़े जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे 9th क्लास के। वायु जल भोजन के पश्चात मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता क्या है। ए है वस्त्र, बी है मकान, सी है साधन, डी है नौकरी। अब मकान भी होगा ऑप्शन, लेकिन हमारी बात हो रही है, एक ऑप्शन हमें देना है। वायु भी है, जल भी है, भोजन भी मिल गया आपको, तो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले वस्त्र चाहिए, मकान तो बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वस्त्र सहायक हैं, मौसम व वातावरण से सुरक्षा के लिए, बी है सभ्यता की दृष्टि से के लिए, या फिर मतलब सभ्यता की दृष्टि से भी वस्त्र सहायक हैं, या फिर व्यक्तित्व को
के निखार व सौंदर्य के लिए वस्त्र आवश्यक हैं, डी है उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल जो वस्त्र होते हैं वो हमारे समाज में हमारे क्या है व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करते हैं, सौंदर्य को बढ़ाते हैं। भाई अच्छे फिटिंग के वस्त्र पहन रखें, भाई ढीले ढाले हुए तब तो अजीब तरीके के हुए, फिटिंग सही नहीं है तब तो व्यक्तित्व गड़बड़ होगा। आप सुंदर की जगह बदसूरत भी लग सकते हो, लेकिन आपकी सही फिटिंग है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ढीला भी नहीं है, सब बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपका सौंदर्य भी बढ़ेगा और आपके वस्त्र आपकी सभ्यता को भी इंडिकेट करते हैं। और मौसम और वातावरण से तो फर्स्ट नंबर है भाई, प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्शन की वजह से ही वस्त्र पहने जाते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम कपड़ा बनाने का प्रयास किया गया, प्राकृतिक स्रोत से, कृत्रिम स्रोत से, रासायनिक स्रोत से, डी है उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले हमने वस्त्र किससे बनाने स्टार्ट किए, प्राकृतिक स्रोतों से वस्त्र बनाने हमने प्रारंभ किए। और प्राकृतिक स्रोतों में भी पूछा जाए तो सबसे पहले कपास, ओके, रेशम और ऊन, इन तीनों से ही सबसे पहले वस्त्र बनाए गए, इसीलिए मुख्य वस्त्र इन्हीं के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रासायनिक विधियों से कपड़ा बनाने की खोज प्रारंभ हुई 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, बी है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, सी है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, डी है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, रासायनिक विधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रासायनिक विधियों से कपड़ा बनाने का जो प्रयास हुआ वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वस्त्रों के निर्माण के लिए आधारभूत रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली इकाई कौन सी है। भाई वस्त्रों के निर्माण में क्वेश्चन का मतलब बहुत इजी है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। वस्त्रों के निर्माण के लिए आधारभूत रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली इकाई क्या है, धागा है, रेशा है, वस्त्र है, उपर्युक्त सभी है। तो यहाँ पर बात करेंगे किसकी, रेशा की। भाई आधारभूत इकाई तो रेशा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लघु आकार के तंतुओं की लंबाई हो सकती है 1.1 सेमी से 43 सेमी, बी है 1.5 सेमी से 44 सेमी, सी है 1.25 सेमी से 45 सेमी, डी है 1.50 सेमी से 50 सेमी। बताइए कौन सा आंसर होगा। देखो नॉर्मली हम कोई भी कंपटीशन की बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो लघु आकार के रेशों की लंबाई है वो कितनी, आधा इंच से कितनी देते हैं, 18 इंच तक दी हुई है। लेकिन इस बुक में क्या दिया है एनसीईआरटी की, आधा इंच से 30 इंच दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आधा, दोनों याद रखिएगा। अगर आपको ये मिल जाए तो समझ लीजिएगा कंपटीशन की जो मंजू पाटनी वगैरह हैं वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। लेकिन रीना खनूजा मंजू पाटनी में यही रेशियो दिया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके हिसाब से तो मैंने क्या बताया, आधा इंच से कितना दिया है, आधा इंच से कितना दिया है, 30 इंच। तो ये भी नोट कर लेना, हो सकता है ये भी ऑप्शन मिल सकता है, वही सरकारी बुक है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये हमने क्या बताया, लघु आकार के रेशे की मतलब नॉर्मल जो तंतुओं के आकार की लंबाई होती है वो बताइए आपको, ठीक है। पर हम बात कर रहे हैं जो इसके हिसाब से, बुक के हिसाब से आंसर क्या है, वो है आपका 1.25 सेमी से 45 सेमी लघु आकार के तंतुओं की लंबाई हो सकती है। मतलब छोटे आकार के जो तंतु हैं उनकी इतनी लंबाई हो सकती है 1.25 सेमी से 4.45 सेमी तक, मतलब 45 सेमी तक हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से रासायनिक विधि से निर्मित तंतु नहीं है, ए है डेक्रोन, बी है नायलॉन, सी है नायलॉन, डी है एक्रिलॉन। तो रासायनिक विधि से निर्मित तंतु कौन सा नहीं है, रेयॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि रेयॉन एक यांत्रिक तंतु है, सी ऑप्शन सही होगा। रेयॉन क्या है, एक यांत्रिक तंतु है, यांत्रिक विधि से बनाया गया रेशा है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में एक आधात्विक तंतु है, सोना, चांदी, एस्बेस्टस, उपर्युक्त सभी। कौन सा पूछा जा रहा है आपसे, आधात्विक मतलब धातु नहीं है, तो वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है, खनिज तो है, एस्बेस्टस खनिज तो है, ठीक है। खनिज तो ये तीनों है, सोना भी है, चांदी भी है, एस्बेस्टस है। लेकिन सोना और चांदी क्या है, ये धातु है। एस्बेस्टस जो है धातु नहीं है, अधात्विक तंतु है और इससे वस्त्र बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से धागे के प्रकार हैं, ए है एक रेशिए, बी है बहुरेशिए, सी है मिश्रित धागा, डी है उपर्युक्त सभी। तो ये इजी है, सभी को पता होगा। धागे जो होते हैं मोनोफिलामेंट भी होते हैं और मल्टीफिलामेंट भी होते हैं और मिक्स भी होते हैं, मिश्रित भी होते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, तंतुओं की संगठित होने की क्रिया क्या कहलाती है, ए है प्रत्यास्थता, बी है दृढ़ता, सी है परस्पर सटने की क्षमता, डी है अनुकूल प्रतिक्रिया। तो जो
संगठित होने की क्रिया है वो कहलाती है, सी ऑप्शन, परस्पर सहने की क्षमता। ठीक है, परस्पर सटने की जो क्षमता होती है वही संगठित, वही सटे हुए हो, साथ साथ हो तो वही तो है संगठन। ओके, तो संगठित होना। क्वेश्चन नंबर 19, रेशों में पर्याप्त दृढ़ता होने से वस्त्र होते हैं मजबूत, टिकाऊ, दबाव सहने की क्षमता वाले। डी है निम्न में से सभी। तो जो रेशों में दृढ़ता अगर अच्छी है तो ये सभी गुण पाए जाएंगे, मजबूत भी होंगे, टिकाऊ भी होंगे और दबाव सहने की क्षमता भी होगी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, खनिज पदार्थ से प्राप्त तंतु है, ए है जरीदार, बी है किम ख्वाब, सी है केवल ए, डी है एवा भी दोनों। तो खनिज पदार्थ से प्राप्त तंतु कौन सा है, तो यहाँ पर सी डी ऑप्शन सही होगा, जरीदार। जो ब्रोकेड है आप जानते हो जरीदार वस्त्र है, तो ये क्या है, सोने चांदी के तारों से कढ़ाई करके बनाया जाता है और केमिख्वाब भी ऐसा ही वस्त्र है, ब्रोकेड का बना हुआ। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस जाति की भेड़ से बढ़िया ऊन प्राप्त होता है, तो ए ऑप्शन है मेरिनो, बी है अंगोरा, सी है हॉग, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा, भाई भारत की बात हो रही है तो फिर बात करेंगे मेरिनो ऊन। ठीक है, मेरिनो ऊन जो होता है भारत के पर्पज़ से अच्छा ऊन माना जाता है। ठीक है, तो भारत के पर्पज़ से मेरिनो अच्छा माना जाता है। जो अंगोरा है, अंगोरा कहाँ का है, तुर्किस्तान का है। ठीक है, अंगोरा जो होता है, अंगोरा बकरी है एक, तुर्किस्तान में पाई जाती है ये, तुर्किस्तान, और इसकी भी ऊन बहुत बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, तुर्किस्तान में ये भेड़ बकरी पाई जाती है, बकरी है ये अंगोरा। ठीक है, और इसका भी काफ़ी अच्छा। हॉगेट क्या होता है, किसी ने पढ़ा है इन सारी टर्मोलॉजी को, वेदर वूल या फिर हॉगेट, टैगलॉक, ये क्या है, हॉगेट कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीष्म काल के लिए सबसे उपयुक्त वस्त्र है, ए है रेशमी वस्त्र, बी है सूती वस्त्र, सी है टेरिलिन, डी है नायलॉन। कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान की कढ़ाई बताइए कौन सी है। ठीक है, लेकिन एक मतलब स्टूडेंट का मैसेज आया और किसी का नहीं आया। बताइए, इतने लोगों में किसी ने एक ने ये लिखना उचित नहीं समझा कि राजस्थान की कढ़ाई क्या है। बताइए, ये दोनों के आंसर आज दीजिए, राजस्थान की प्रसिद्ध कढ़ाई और अभी जो मैंने पूछा हॉगेट ऊन क्या होती है। ग्रीष्म काल के लिए सबसे उपयुक्त वस्त्र कौन सा है, रेशमी, सूती, टेरिलिन, नायलॉन। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, सूती वस्त्र। ओके, सूती वस्त्र। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय जलवायु के लिए सुविधाजनक वस्त्र है, ए है रेशमी वस्त्र, बी है टेरिलिन वस्त्र, सी है सूती वस्त्र, डी है नायलॉन वस्त्र। तो भारतीय जलवायु के लिए सबसे अच्छा वस्त्र होता है सूती वस्त्र। ओके, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गर्मियों में सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनको आसानी से धोया जा सकता है, इनमें गर्मी का कम आभास होता है, ये पहनने में अच्छे लगते हैं, ये सस्ते होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढना है। देखो, धोया भी जा सकता है, पहनने में भी अच्छे लगते हैं, सस्ते भी होते हैं, थोड़े कॉटन के सही पड़ जाते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सबसे अच्छा है, इनमें गर्मी का कम आभास होता है, इसलिए गर्मियों में हम सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन देखना था तो वो ये है। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से पौधों से ना प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है, क्या टेरिलिन है, सूत है, लीलन है, जूट है। तो पौधों से ना प्राप्त होने की बात हो रही है, तो टेरिलिन जो है एक रासायनिक रेशा है, ये हमें पौधों से प्राप्त नहीं होता है। सूत है, लीलन है, जूट है, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं किससे, पौधे से। सूत को हम यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं, और क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड कहते हैं, सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड कहते हैं। जूट को हम सुनहरा सोना, ठीक है, गोल्डन फाइबर कहते हैं, सुनहरा रेशा, ठीक है, गोल्डन फाइबर कहते हैं। और लीलन को हम क्या कहते हैं, लीलन ये सर्वाधिक लंबा रेशा है वनस्पति जगत का। वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा पूछा जाए तो लीलन है। प्राकृतिक रूप में सबसे लंबा रेशा पूछा जाए तो रेशम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। आज बहुत छोटी क्लास रही, जल्दी ही कंप्लीट हो गई। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। बस पूरी क्लास में मैंने एक बार नहीं बोला, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आगे ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।